जैसे आपने कहा कि हर एक हिंदू को 5 बच्चा पैदा करना चाहिए। देखिए आपको लगता है कि पॉसिबल है आज के ज़माने में? भाई 1-2 बच्चों का पढ़ाई से लिखाई, खाने खर्चे से लेके इतनी महँगाइयाँ हो गई, तो 5 बच्चे कोई कैसे पैदा कर लेगा? आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद आपको महसूस होगा इस देश में बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी, युवाओं की संख्या घटेगी। अभी रिपोर्ट हाँ, जब आई है, ग्लोबल हाँ, स्तर की जो रिपोर्ट आई हाँ, है, जो हमारा भारत है 2030 तक यहाँ बूढ़ों की संख्या मुकाबले युवाओं से ज़्यादा हो जाएगी। ये तो केवल ये सरकारी स्लोगन है, ये सरकारी स्लोगन है। सरकारी हम दो स्लोगन। हमारे दो। राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है, पिछले 1-1.5 साल से उथल पुथल हो रही है। या फिर भारतीय जनता पार्टी में कोई जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं होता है। घर में मुखिया तक को नहीं ढूंढ पा रहे। विपक्ष को तो कुछ बोलना ही है इस पे भी। तो केंद्रीय नेतृत्व जिस दिन भी घोषणा कर देगा वही हमारा अध्यक्ष, और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। नहीं, चर्चाएं तो आपके नाम की भी चलती रहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी हमको सौंपेगी, हम उसे अक्षर से निभाएंगे। जैसे नीचे से आरएसएस सर्वे भी करवाता है, बीजेपी भी सर्वे करवाती है, तो आप जैसे जो नगीने होते, जो कार्यकर्ता, जो एक्टिव कार्यकर्ता, उनको बाहर निकाल के लाते हैं, तो उसमें आप पिछड़ कहाँ जाते हो? आपको लगता होगा, लेकिन मैं उसे भाग्य पर लेता हूँ। हम संगठन को लगातार गढ़ने का काम करते रहते हैं और नेतृत्व के वो सब संज्ञान हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब मंच से कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता रवि, तो उनको कहा कि भाई तुम बात स्वदेशी कर रहे हो और तुम ले बैठे हो विदेशी। मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जी के साथ में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस बात की चिंता की होगी। एक वैकेंसी निकलती है, उसके पास 100 से सैकड़े लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। आप स्वावलंबी बनिए। ऐसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे बहुत अवसर दे दिए हैं। सरकारी नौकरी के पीछे भागने से बजाय अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के फोटो लगने के बाद, नीचे नाम लिखने के बाद मुख्यमंत्री भी लग गया। अध्यक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष ध्यान देते हैं और ध्यान दे करके वो उसका निस्तारण भी करते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के पीडीए का तोड़ क्या रहे? पीडीए का तोड़ जो है उनके पास, वो पीडीए नहीं है, वो केवल जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज हमारे साथ में एक जाना पहचाना भारतीय राजनीति का एक चेहरा मौजूद है और चर्चे तो उनके अक्सर हर कई चीज़ों में होते रहते हैं। नाम है पंडित सुनील भराला जी। भराला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट की सीरीज में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है, पिछले 1-1.5 साल से उथल पुथल हो रही है। उथल पुथल का अगर मैं बात करूं तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा, और जबकि एक कंट्रोवर्शियल आपका बयान भी आया था, बड़े नेता की आपने प्रशंसा भी करी थी और उनके नाम पे सहमति भी जताई थी। अब स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो एक स्वरूप है और संगठन में नामित करने में बहुत विचार विमर्श होता है पार्टी के अंदर, और ये परंपरा आज से नहीं, जनसंघ कालखंड से ही है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नामित अगर नाम हो गया तो फिर वो पार्टी ये प्रयास करती है कि उसको पूरा कालखंड दिया जाए। तो वो कभी भी बीच में हटाने वाली प्रक्रिया या फिर भारतीय जनता पार्टी में कोई जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं होता है। तो ये इसी क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो फैसला है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का जो फैसला है, वो पार्टी नेतृत्व को उसे विचार विमर्श के बाद लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्द लेने वाले हैं। नहीं, जल्द लेने वाले हैं, लेकिन एक समय होता है। जैसे आपने कहा कि बड़ा संगठन है और उसमें विचार विमर्श से होता है, होना भी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बट एक समय अवधि भी तो होती है। उस समय अवधि को पार करके महीना भर, 2 महीने, अब ये साल भर से ज़्यादा हो गया, और क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके ऊपर आक्षेप लगाने लगी कि बताओ भैया, घर में मुखिया तक को नहीं ढूंढ पा रहे। ये भी तो बहुत बड़ा आरोप है आप लोगों के ऊपर। देखिए, विपक्ष को तो कुछ बोलना ही है इस पे भी। हमारे यहाँ प्रक्रिया लंबी है। लंबी इसलिए है कि
अगर हम और राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो उनके यहाँ एक परमानेंट अध्यक्ष होता है, वही चला आता है, वही रिपीट हो जाता है, वही चला आता है, वही रिपीट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया 3 वर्ष की अवधि कालखंड के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हमारे यहाँ अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये कालखंड है। हाँ, ये कई चीज़ें ऐसी आई हैं कि जो इस चुनाव करने में पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा सा, क्योंकि समय की व्यस्तता को देखते हुए, क्योंकि कई राज्यों में लगातार चुनाव, फिर आम चुनाव, इसके कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। बाकी तो सारी चीज़ें पार्टी ने अपने फोरम पे तय कर रखी है, तो केंद्रीय नेतृत्व जिस दिन भी घोषणा कर देगा वही हमारा अध्यक्ष है। और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं श्री JP नड्डा साहब, तो हम उनके नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं। नहीं, चर्चाएं तो आपके नाम पे भी चलती रहती हैं कि देखिए भाई एक ऐसे क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं जिनकी चर्चाएं होती रहती हैं, जो ऐसे मुद्दों को कुरेदते रहते हैं जो जन जन को कम से कम छूते हैं, तो ऐसे को अगर अध्यक्ष बना दिया जाए उसमें बुराई क्या है? देखिए, हम कभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो पद है जो भारतीय जनता पार्टी में वो सब पर है, चाहे वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री रहे हों हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व और समूचे कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष के, वो हमारे यहाँ एक सक्रिय कार्यकर्ता का पद है, वो हमारे पास है। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी हमको सौंपेगी हम उसे अक्षर से निभाएंगे, परंतु जो सक्रिय सदस्य का पद है वो हमारा बिल्कुल सुरक्षित नहीं, रहता जो है। जमीनी कार्यकर्ता हैं, जैसे आप प्रदेश में मंत्री भी रहे, सरकार में बड़े ओहदे पे भी रहे, और उसके बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में आप सुबह से शाम तक हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यों में आपकी लंगनता जो होती है वो मतलब देखने के काबिल रहती है। तो ऐसे में एक, जैसे नीचे से RSS सर्वे भी करवाता है, BJP भी सर्वे करवाती है, तो आप जैसे जो नगीने होते, जो कार्यकर्ता, जो एक्टिव कार्यकर्ता, उनको बाहर निकाल के लाते हैं, तो उसमें आप पिछड़ कहाँ जाते हो? देखिए, पिछड़ने का सवाल नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की एक सूचीबद्ध और नेतृत्व का जो निर्णय है तो वो होता है हमेशा। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको दूसरी प्रकार से सोचता हूँ। एक तो मैं सोचता हूँ और रमेश जी के भाग्य पर मैं बहुत आधारित चीज़ों को सोचता हूँ। फिर दूसरा क्या है कि हम कई बार, जैसे आपने ये सवाल खड़ा किया कि आप कैसे पिछड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग राजनीति में टंगी मारने वाले भी होते हैं, तो हैं पार्टी में आपके डंडी मारने वाले? हाँ, तो डंडी मार देते होंगे कुछ लोग, तो हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हों, आपको लगता होगा, लेकिन मैं उसे भाग्य पर लेता हूँ हमेशा। नहीं, ये सारे राजनीतिक पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो जाए, BJP हो जाए, TMC हो जाए, सपा हो जाए, ये तो देखो नूरा कुश्ती नेताओं के अंदर होती है, टांग खिंचाई वाली। तो लेकिन एक जो शीर्ष पद पे जो बैठा होता है उनकी निगाहें सब पे ही होती हैं कि डंडी कौन मार रहा है, काम करने वाला कार्यकर्ता कौन है। मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रहा था। इस हिसाब से देखा जाए आपका दामन दागी नहीं रहा है, साफ सुथरे आप रहे हो। देखिए, मैं इसे फिर दूसरे सवाल को आपके इसे ऐसे सोचता हूँ कि कई बार भगवान भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कई बार धैर्य की पूरी परीक्षा लेकर के उसे तपाता है। और उसके उदाहरण भारत के राजनेताओं में, हमारे साथियों में, हमारे बड़े नेतृत्व में, जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनमें आपको देखने को भी मिलता है। कई बार आप लोग कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब पूरा देश और पूरा प्रदेश, जब डॉक्टर साहब के उस कालखंड में जब देखते होंगे कि एकदम एक अचानक सा एक नाम आता है और वो नाम होता है जनसंघ काल का हमारे श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, तो लोग चौंक गए थे रमेश जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी सब नाम बिल्कुल नगीने सब छटे हुए रखे हैं, वो कब किसकी किस्मत जागेगी वो तो ये 11 साल से नाम तो चौंका ही तो रहे हैं भाई। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, राजस्थान में शर्मा जी, और आपके बगल में दिल्ली रेखा गुप्ता जी, ये सारे चौंकाने वाले तो नाम हैं। हाँ, देखिए, तो ये परंपरा कब तक चलेगी? और एक नाम मैं लेना भूल गया आपके गुजरात में,
भाई वो पार्टी पंक्ति के बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए थे, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका क्या नाम है, आप उठिएगा। मैं पटेल साहब, कहाँ से विधायक, आप आइएगा, आपको सीएम बनाते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि घूमते फिरते आपका आ जाए, हाँ भाई, हाँ क्या नाम है आपका, सुनील बराला जी, उठाइए, आइए। पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं यही कहूँगा कि हमें नेतृत्व पे भरोसा है और अपने काम पे भरोसा है। हम संगठन को लगातार गढ़ने का काम करते रहते हैं और नेतृत्व के वो सब संज्ञान में है। जल्दी उस पर फैसला कभी भी हो सकता है। अभी हमारा नेतृत्व बहुत आराम से फैसले करते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन सुनील जी, लगता नहीं आपके कुछ फैसले बड़े अटपटे से हैं? जैसे आपने कहा कि हर एक हिंदू को 5 बच्चा पैदा करना चाहिए। देखिए, आपको लगता है कि पॉसिबल है आज के ज़माने में? भाई एक दो बच्चों का पढ़ाई से लिखाई, खाने खर्चे से लेके इतनी महंगाइयाँ हो गई, तो 5 बच्चे कोई कैसे पैदा कर लेगा? और कर भी लेगा तो उसका भरण पालन पालन कैसे कर पाएगा? देखिए रमेश जी, मैं आपको एक बात, मैं तुम्हारा ध्यान वहाँ खींचता हूँ। हुँ, जब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम लोग आए जी, और उस कालखंड से अगर आप देखेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि को, तो गांवों में कैसी एक चहल पहल थी, गांवों में किस प्रकार का रहन सहन था। और हम सब लोग, आप लोग उस काल में अधिकतर परिवार सामूहिक परिवार थे। और मतलब हमारे माता पिता, हम लोग कम से कम 3, 5, 7, ऐसे 9 तक की संख्या थी। और आपने देखा होगा आज वर्तमान की जो परिस्थिति है, मैं युवक को भी कहता हूँ, युवतियों को भी कहता हूँ इस बात को, कि आप विचार करिए इस बात को। गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में घर खाली दिखाई देते हैं, घेरों में कोई बैठने वाला मिलता नहीं, कुत्ते मिलते हैं बैठने वाले, पशु खड़े रहते हैं, पशु भी नहीं रहे अब गाँव में, किसानों के परिवारों में भी। उसके कारण आपको देखने का, उसको आप इसका आकलन लगाइए कि जो ये केवल हमने जो एक परंपरा अपनाई है, हमारे जो हमने एक फैमिली जो प्लानिंग की है, जो हमने उसकी योजना बनाई है, हम दो और हम एक, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद आपको महसूस होगा इस देश में बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी, युवाओं की संख्या घटेगी। अब भी हो आज गई है, परिस्थिति है ऐसी। अब भी हो गई है। और आप घरों की अभी अभी रिपोर्ट हाँ, जब आई है, हाँ, ग्लोबल स्तर की जो रिपोर्ट आई है, हाँ, जो हमारा भारत है 2030 तक, यहाँ बूढ़ों की संख्या मुकाबले युवाओं से ज़्यादा हो जाएगी। गांव के, इसी आपने गांव का जिक्र करा, गांव में आप चले जाइएगा, गांव बूढ़े हो गए हैं। अब हर गांव में आपको बूढ़े दिखाई देंगे। बूढ़े दिखाई युवा, किसी एक व्यक्ति से पूछो कि हाँ आपका बेटा कहाँ है, वो दिल्ली कमा रहा है, मुंबई कमा रहा है, विदेश का कमा रहा ये है। चिंता का विषय है। हम एक हमारा, और यहाँ तक भी आ गए हैं अब बच्चे, कि हम दोनों ही बस केवल इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करें, अंत में एक आध बच्चा, वो अंत में बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो दो में निमटने का किस्सा शुरू हो गया है। तो हमें अपने रिश्ते नातों की भी चिंता करनी पड़ेगी। आज के रिश्तों में अगर हमारे घर में मतलब बहन नहीं आई, बेटी नहीं आई, तो कैसे होंगे? आपके जीजा कहाँ से आएगा, आपके मौसा कहाँ से आएगी, मौसी कहाँ से आएगी, नाना नानी, मामा मामी, ये सब रिश्ते खतरे में आ गए आज। तो सर, हमारी संस्कृति डिस्टर्ब हो रही सर है। ये व्यवस्थाएं तो आप ही तो बना रहे हो, आपकी इस- हुकूमत है। हाँ, हम दो हमारे दो, नहीं, किसी ने नहीं कहा। ये तो केवल ये सरकारी नहीं, स्लोगन है, ये सरकारी ये स्लोगन है। सरकारी हम दो स्लोगन, हमारे दो, सरकारी स्लोगन नहीं है। सरकारी ने कभी नहीं इस बार को पाबंदी लगाई कि हम दो हमारे दो। हाँ, कई योजनाओं पर जरूर चिंता हुई है कि हम दो हमारे दो, उनको हम योजनाओं का लाभ देंगे, लेकिन सरकारें अपने योजना के माध्यम से कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन हमें भारतीय संस्कृति की चिंता सरकारों पे छोड़नी है क्या? हमें अपनी भारतीय संस्कृति को और अपने हम सनातन हिंदू और सनातन परिवारों को हमें क्या सरकारों पे छोड़ना है क्या इनको? नहीं सर, आपने हमें कहा स्वयं को ध्यान देना पड़ेगा और हमारी जो सनातनी परंपरा है उसकी चिंता हमें स्वयं परिवारों को करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा कि हम जा किस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो आज ये संस्कारों का जो विलुप्त होना, ये किस तरफ दौड़ रहे हैं, हमें ये चिंता करनी पड़ेगी इस बात पर। 2 के बावजूद हम 1,40,00,000 हैं, मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा हम लोग हो गए हैं। पूरे वर्ल्ड में चाइना को भी हम पछाड़ चुके हैं। जब आप कहते 3 नहीं, 4 नहीं, 5, आप 5 की बात करते हो, तो 5 के बाद में हमारे देश की जनसंख्या कितनी होगी? इस पे आपका कोई रोड मैप है?
और दूसरी बात, ये पॉसिबल कैसे है कि भाई इतनी जनसंख्या के बाद हमारे पास संसाधन बहुत रहेंगे, रोजगार बहुत रहेंगे। अब इस समय स्थिति आप देख रहे हो, एक वैकेंसी निकलती है, उसके पास 100 से सैकड़े लोग पीछे खड़े हो जाते हैं बेरोजगार। तो उस चीज़ को भी तो आपको करना पड़ेगा, और ये सरकार ही कर पाएगी, आप हम तो कर नहीं पाएंगे। आप सरकार का हिस्सा हो, आप हुकूमत आपकी यूपी में भी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, तकरीबन राज्यों में भी आपकी हुकूमत है। देखिए रमेश जी, जहाँ आप उस बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों की चर्चा करते हैं, आज आप जब क्वालिटी पर चिंता करेंगे, सरकारों की बात करेंगे, सरकारी नौकरियों पे उस पर आधारित रहना, बच्चों को मैं नहीं कहता कि आप उस पर आधारित रहें। आज वर्तमान में, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, आप स्वावलंबी बनिए। ऐसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे बहुत अवसर दे दिए हैं कि जो आप अपने घर के काम करते हैं। हमने लखपति दीदी से लेकर के, हमने ऐसे छोटे ठेली पटरी वाले को, हमने ऐसे उनको लोन की योजना, उनको मतलब बिल्कुल कोई आधार, कोई रोजगार का ढूंढ करके उसमें निकालने की कोशिश की है। तो स्वावलंबी बनना, तो इसके लिए आवश्यकता है सरकारी नौकरी के पीछे भागने से बजाय अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। अपनी योग्यता अगर सरकार में नौकरी की है, तो जहाँ सरकार बराला वैकेंसी निकालती जी, उसमें आ जाएगी। स्नातक, प्रास्नातक, बीएड, बीकॉम, बीटेक किए हुए बच्चे ठेले कैसे लगा लेंगे? वो कैसे काम कर पाएंगे? प्रधानमंत्री तो पकौड़ा तलने की भी बात करते हैं। नहीं, रेडी भाई थे। एक देखो, एक एक कैटेगरी होती है उसमें। भाई कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो रेडी भी लगा लेगा, सब कुछ लगेगा, उसकी उसकी डिग्निटी बिल्कुल हट नहीं होगी। अब जो शिक्षित बहुत ज़्यादा है, पीएचडी करा हुआ है, तो उसको आप कैसे कहोगे कि आप स्वावलंबी बन जाओ और आप ठेला लगा लो? और उसकी इच्छा है एमएनसी कंपनियों में काम करना, बड़े पद पे, बड़े ओहदे पे काम करना, तो इस खाई को भी तो पाटना पड़ेगा। रमेश जी, उस प्रकार की कैटेगरी कई प्रकार की, जैसे एक कैटेगरी है कि मेरे परिवार में बच्चे थे और वो बच्चे 8वीं पास पढ़े, 10th पढ़े, इंटर पढ़े, तो उन्होंने ऐसे काम भी करे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो रेडी ठेली पटरी लगा लें। मेरा कहने का ये, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ तक चिंता की, जो रेडी ठेली पटरी लगाते थे उनके लिए ऐसा स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको मजबूत कारोबार बढ़ाने के लिए उस पर कई ऐसी योजनाएं चलाई। उनको बैंक से विद ब्याज, ब्याज छोड़ करके, विद ब्याज नहीं, ब्याज छोड़ करके उनको सीधा उसके लिए हाँ, कारोबार के लिए पैसा दिया। मुद्रा योजना और और हमने महिलाओं के लिए महिलाओं को भी जो ये गांव के, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें गांव कोई के वो अंदर जो महिला हमारी वो खाली बैठी थी, उसको लखपति दीदी बनाने का जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एक ये सोच है, वो केवल इसलिए सोच है कि हम घर में भी बैठे काम कर सकते हैं, हम अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं, और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार की कोई कमी नहीं है। मैं खुद स्वयं बताता हूँ, कई बार कि हम कई बार जब मैं सरकार में हम रहे, तो हमने कई चीज़ें निकाली, तो वैकेंसी में ठीक बच्चे निकल नहीं पाते थे, कैटेगरी नहीं आ पाती थी। तो हमें इस बात की घोर चिंता करने की आवश्यकता है कि जो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ है, उसको हम रोजगार से जोड़ते हैं। अगर हम बच्चों के परिवारों की जो एक योजना है, उसको हमें रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए। रोजगार तो एक बाद की चीज़ है। हमें वर्तमान में अपनी संस्कृति को, अपने परिवारों के, अपने रिश्तों को, नातों को ध्यान में रख करके, हमारे पास आज बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है, देखते होंगे आप भी, काम करने वाले लोग आज बाहर मिलते नहीं, विदेशी जैसी परंपरा यहाँ पनप रही है। तो उससे हमें बचना पड़ेगा, और उससे बचने का केवल एक ही कारण है कि हमें अपने परिवार की योजना बनानी पड़ेगी। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम दो, कम से कम हमारे 3-5 का परिवार तो हो, हरा खुला। अरे आप कुल थे, मिला के हाँ, माँ कम से, बाप और हाँ, 3 बच्चे, 3 बच्चे तो 5 परिवार तो में हो। कम से कम हो। उसके बाद में स्वेच्छा है, इच्छा है भगवान की, वो भी नहीं है कि भाई आपके करने से, मेरे करने से हो जाएगा, वो भी प्रभु की इच्छा है। और उनको रोजगार की चिंता करने वाला ऊपर बैठा है। हमने देखे कि जो अनपढ़ थे वे बड़े बड़े आज कंपनियों के मालिक बने हैं, और जो पढ़े लिखे थे वे बेचारे पकौड़ा तल रहे हैं बैठ करके। बराली जी, जैसे आपने अभी एक कही कि जो पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी होती जा रही है, उसके कारण अगर गिनाए तो बहुतेरे हैं, कोई एक नहीं है। उसी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का मिशन है स्वदेशी अपनाओ।
और स्वदेशी का अभियान भी बहुत तेज़ी से चल पा रहा है। लेकिन कभी कभी ये जो अभियान थोड़ा पीछे हट जाता है, उसको लंगड़ा कर देते हैं लोग कि भैया हमारे देश के चाहे कितने भी बड़े नेता हैं, उनके घर पे चले जाओ, आपको विदेशों की चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं इवन कल एक मेरे मित्र हैं सांसद, उनके घर पे मैं गया तो चाय का कप बहुत बढ़िया था। तो मैं पीने के बाद मैंने पूछा ये कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा इटली से मंगवाया है। तो यहाँ कभी कभार ये लगता है कि हम स्वदेशी की हम ही ये बात कर रहे हैं और हम ही अपना रहे हैं। रमेश जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात और आपने अच्छा सवाल ये किया है। मैं सबसे पहले इस बात को स्वयं से ही अपनाना हमें चाहिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो हमारे धर्माचार्य हों, चाहे हमारे वो विद्वान हों, चाहे हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स हों। इन सबको इस देश की अगर चिंता करनी है तो इससे दूर होना पड़ेगा और स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। भाषण नहीं देना, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब मंच से कहा, उसे अब बड़े अभिनेता हैं, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता रवि किशन जी हैं, तो उनको कहा कि भाई तुम बात स्वदेशी कर रहे हो और तुम ले बैठे हो विदेशी। हाँ, तो मुंह पे बोला ये बहुत बात अच्छा उनका। हाँ, बोला उन्होंने हाँ, उसका और मैसेज इसको भी बहुत बढ़िया गया, उसको लोगों ने उसको एडमिट क्रियान्वयन भी करा। मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जी के साथ में लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस बात की चिंता की होगी कि हमें कहीं इस बात पे नीचा ना देखना पड़े, हमें ये अपनाना पड़ेगा, अपना खादी अपनाना पड़ेगा, अपनी स्वदेशी चीज़ अपनानी पड़ेगी, हमें इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे देश में स्वावलंबी भी लोग ज़्यादा बनेंगे, हमारे देश का कारोबार भी बढ़ेगा और हम अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ताकतवर बढ़ेंगे होकर के और विदेशियों को भी आईना दिखाने का अवसर मिलेगा। ये तो बिल्कुल एक अक्षर से हमें इसका पालन ही करना चाहिए। प्रदेश सरकार योगी जी और मौर्य जी के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या सच्चाई है? देखिए, क्या है कि मैं ये यूट्यूब चैनलों पर मैं पिछले लगातार योगी जी सरकार जो है वो 9 साल पूरे करने जा रही है, जी। तो सवा साल बचा है तो 2 टर्म पूरे हो जाएंगे। 2017 से ये बात प्रारंभ हो गई थी कि योगी जी को हटाओ, योगी जी को हटाओ, योगी जी को हटाओ। आज ये मीटिंग हो रही है, और कल ये उनसे आज वो मुलाकात मीटिंग हो रही है। और ये ये कहीं मीटिंग मतलब नहीं ये हो रही। बाजार गर्म ही रहता है, हाँ, कभी ठंडा तो नहीं वो पड़ा है। यूट्यूब चैनल पर हाँ, और कुछ जो पद की लोलुपता में रोग रहते हैं, हाँ। जो राजनीति में एक अपने एजेंडे सेट रखते हैं हम्म, और वे एजेंडे फिर अपने चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से वो आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा नहीं। नहीं होता है। अच्छा, सुनील भराला जी ये चाहते हैं जो सरकार चली यथावत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व को मैं पहले स्टेट की बात करूं फिर केंद्र पे आता हाँ, हूँ। स्टेट में योगी महाराज जी की जो सरकार है बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। आपको कानून व्यवस्था से बात करो, आप सड़कों से बात करो, आप किसानों से बात करो, आप व्यापारियों से बात करो, आप गरीबों से बात करो, आप अमीरों से बात करो, आप रेहड़ी ठेली पटरी वालों से बात करो, आप महिलाओं से बात करो। तो फिर एक गुट क्यों बने पड़े हैं? देखिए, भाई पाठक हाँ, जी का गुट अलग बना हुआ है, मौर्य जी का गुट अलग बना हुआ है। उनके लोग एक सुरसरी छोड़ देते हैं कि नहीं। अभी बीच में अगर आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी के फोटो लगने के बाद, नीचे नाम लिखने के बाद मुख्यमंत्री भी लग गया था। देखिए, ये जो गुट का सवाल अब इसको शरारत आप नहीं कहोगे भाई, वो नहीं, प्रॉपर मंच एक सजा पड़ा है जिसपे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। गुट तो घर में ही बन जाता है वो घर ऐसा ही पॉलिटिकल और पार्टी ये भी है, परिवार है ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें अगर गुट बनेगा तो हाँ, मैसेज गलत जाएगा हाँ, तो ना। ये एक परिवार है, यहाँ भी है, लेकिन गुट जो है, हाँ। मैं इस गुट को बनता हुआ जब देखता हूँ तो गुट होता है संगठन पर आधारित। हम्म, इस गुट को तोड़ने का काम संगठन के नेतृत्व का कार्य है। हम्म, मुख्यमंत्री का काम नहीं है ये। हम्म। ये काम तो संगठन कर पार्टी के नेतृत्व का मामला है, अध्यक्ष का मामला है। लेकिन कभी कभार अध्यक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष ध्यान देते हैं और ध्यान दे करके वो उसका निस्तारण भी करते हैं। परिवार में 5 भाई होते हैं, बड़ा परिवार हो गया है, कहीं नाराजगी भी होगी, कहीं कोई बात भी होगी, तो बड़े मन से नेतृत्व को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।
पंडित सुनील भरारा जी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है बीच में कि आप केशव प्रसाद मौर्य जी के गुट के आदमी हैं, और आपने एक बयान भी दिया था जब अध्यक्ष बनाने वाली बात हो रही थी भूपेंद्र जी को कि अगर रिप्लेस अगर कर दिया जाए तो उनको बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए। सहमत हैं इस आरोप से? देखिए, आरोप तो राजनीति में मैंने यही बताया कि जिस प्रकार के ये जो गुट बनाने के काम हो रहे हैं या गुट बनवाने के काम हो रहे हैं नहीं, या आपका फिर ये खुल्लम खुल्ला बयान था, सोशल मीडिया आपने के खुल्लम माध्यम खुल्ला से जारी बयान हो रहे दिया हैं, था मेरा जब ये बयान भी उसे भी थोड़ा सा दूसरी प्रकार से देखा गया। जी जी वही मैं क्लैरिफिकेशन आज चाह अपने रहा हूँ। बयान को फिर रिपीट करूंगा। जी मैं रमेश जी आपके माध्यम से उसे फिर ताज़ा करता हूँ। हमने केवल ये बात कही थी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी में एक विषय रखा था और उन्होंने ये कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं, और उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है, ये पार्टी की परंपरा सरकार है, से संगठन बड़ा सरकार से संगठन बड़ा होता है। निश्चित तो और ये बात उन्होंने कही थी, तो हमने ये कहा था उस कालखंड में कि संगठन बड़ा होता है तो संगठन को ही सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर हमारी कोई ऊंच नीच हो गई या हमारी कोई हमसे कोई गलत फैसले हो गए या फिर हमें किसी प्रकार की हमसे जो नेतृत्व है हमारा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे वो माननीय हैं, हमारे वो पार्टी के अध्यक्ष माता पिता के समान होते हैं, लेकिन उस भूमिका को निभा करके हमसे अगर कहीं चूक हुई है, कार्यकर्ताओं में कोई निराशा आई है, उस निराशा को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये अनवरत परंपरा है। पहले से देखा जाता है, देखा इस जाता है कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें कई फैसले त्याग करने होते हैं, तो त्याग करके हमें निश्चित रूप से ऐसे फैसले लेने चाहिए कि पार्टी को कहीं भी नुकसान ना हो, पार्टी को कहीं चोट ना आए। उसमें गुट का प्रश्न नहीं था, उसमें स्पष्ट रूप से ये था कि हमारी उत्तर प्रदेश में 73 सीटों में से हम 33 पे आकर रुके हैं, हमारी लगातार पराजय हो रही है और सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन की जिम्मेदारी होती है, तो हमें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर देना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा है, वो इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें, लेकिन राज्य के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम, राज्य के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम और स्वयं अपने आप भी कद बढ़ाने का काम, हम कुर्सी से चिपके हुए लोग नहीं हैं, न चिपके रहे। हमारी परंपरा ये, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर हमारे जो विचार परिवार के मुखिया हमारे उन लोगों ने कभी ये बात हमें सिखाई नहीं है। हमें उस निश्चित रूप से उसको जिंदा रखना है, उस परंपरा को रखना है जिंदा। और इस संसार के अंदर, भारत में ही नहीं पूरे संसार के अंदर इस बात की पीछे भी चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी मूल कैडर संगठन है। अगर ये मूल कैडर संगठन मर जाएगा या इस पर डेंट आ जाएगा तो हम सब चीज ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपने उस संगठन को ठीक नहीं कर सकते। जिस पर हम डेंट लगा के छोड़ देंगे वो फिर कभी ठीक नहीं होगा। हमें इन परंपराओं के लिए हमने ये बयान दिया था। तो फिर जब 24 के लोकसभा चुनाव में 33 पे आपका आ जाना, लगा है कहीं डेंट लगा था? डेंट बड़ा हुआ है। कैसे? भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अथक प्रयास करके, रात दिन काम करके, क्रियान्वयन करके, योजनाओं को चला करके, गरीबों की चिंता करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करके, और उसके बाद हम नीचे आ जाएं तो हमें इसकी लंबी चर्चा करनी चाहिए। तो 27 में इसका डेंट का कोई असर? हम कवर करेंगे, उस डेंट को हम पूरा करेंगे, मुकाबला रात किससे? दिन करेंगे। मुकाबला किससे समझते हैं आप? मुकाबला तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कर नहीं पाता है, संगठनात्मक हमारे पास इतना बड़ा ढांचा है, लेकिन हाँ, जो विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी से मुकाबला है, उसका हम डट करके नहीं, मुकाबला समाजवादी पार्टी के पीडीए का तोड़ क्या रहेगा 27 देखिए, में? पीडीए का तोड़ जो है उनके पास, वो पीडीए नहीं है, हम्म, वो केवल जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। पीडीए नहीं है, वे केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, और वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। और भी आज नाम भी दे- अखिलेश जी ने आज नहीं, देखा पीडीए की फुल फॉर्म आप लोगों ने एक और निकाली हुई है, परिवार अथॉरिटी डेवलपमेंट, है ना। हम देख ये, अब ये आज जाकर के गांव में, खेत में, गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों में जाकर के पूछो कि क्या है, ये तो एक जो वातावरण डेवलप हुआ,
उसमें कई चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक जो भ्रम फैलाया गया उस समय जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में, उस भ्रम के शिकार मतदाता हो गए और हमारी त्रुटि हम समझाने में नाकामयाब रहे। तो हमारी ये विफलता थी, उसको हमें निश्चित रूप से उजागर करना था और उस भ्रम को तोड़ना था, उस पर हम कामयाब नहीं हो। तो 27 में सुनील जी ने अपने लिए कौन सी विधानसभा अभी से मन में बैठा रखी कि नहीं, इस बार इस विधानसभा से लड़ना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर हमने छोड़ रखा है। नेतृत्व चिंता करेगा हमें किस सीट से चुनाव लड़ाएगी, या हमें संगठन में रखेगी, या हम सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में रहेंगे, वो हमारा नेतृत्व जानता है। केंद्रीय नेतृत्व को फैसले लेने पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को लेने पड़ते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। लेकिन क्या ये परंपरा सही है कि सारे उत्तर प्रदेश के और देश के प्रदेश के सारे फैसले दिल्ली से ही हों? भारतीय क्या जनता क्या कोई नहीं, इतना कैपेबल आपका नेता नहीं है लखनऊ में बैठा हुआ कि वो अपने से फैसला अपने प्रदेश के लिए ले ले? देखिए, मुखिया एक ही होता है ना पार्टी में। अब जब मुखिया मान लो अभी कौन है हमारे मुखिया? मुखिया कौन है? पार्लियामेंट बोर्ड है, चुनाव में टिकट बांटने तो वाली उसमें तो कई सारे लोग हैं पार्लियामेंट्री भाई। बोर्ड। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो सदस्य हमारे यहाँ एक ही तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हाँ, तो उसमें तो कई सारे सदस्य होते हाँ, हैं, तो हो सकता है मेंबर कल आप भी हो उसमें, जाए। लेकिन वो ढांचा एक है, उसमें सार्वजनिक बैठते हैं, सब फैसला करते हैं बैठ करके, और मुखिया हमारा उसमें बैठा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व होता है, उसकी अध्यक्षता में वो बैठक होती है और उसमें सभी लोग बैठे होते हैं और उसको क्रियान्वयन करने का काम हमारा लेकिन सर केंद्रीय नेतृत्व करता है। दोनों अध्यक्ष चाहे प्रदेश के हो जाएं चाहे फिर केंद्र के हो जाएं, दोनों एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। साल साल डेढ़ डेढ़ साल हो गए, ये तो कम से कम भरपाई करो। चुनाव आपको बंगाल जाना है, उससे फिर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर आपका तमिलनाडु आ गया, आसाम आ गया है, पता चला कि बारात तो सच चुकी, दूल्हा ही नहीं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के भी आदरणीय अध्यक्ष जी हैं और केंद्र में भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, तो दोनों जगह हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारी खाली नहीं है वो कुर्सी। कार्यकाल तो खत्म हो गया उनका, हाँ, एक्सटेंशन उनको दे रखा है। कार्यकाल पूरा हो गया, उनको जो है एक्सटेंशन मिला हुआ है और दोनों जगह काम चल रहा है पार्टी का। पार्टी में कहीं किसी प्रकार की भी कहीं कोई काम की रुकावट नहीं है। हमारे यहाँ काम अनवरत, हमारे सभी कार्यकर्ता उस काम को कर रहे हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कब तक उत्तर प्रदेश बहुत जल्द हो में? जाएगी फैसला, इस दिसंबर में मान के चले, जल्द हो जाएगा एकदम। नए साल की पार्टी तैयार। बनेगी नए हाँ, अध्यक्ष के साथ नए हम लोगों अध्यक्ष की। पार्टी में तो हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है मनाने की, लेकिन हाँ, नए साल नहीं हमें मनाते हो? अध्यक्ष हमें मिल जाएगा, पार्टी निर्वाचित कर देगी, जल्दी कर देगी। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम, ये ऐसे शब्द हैं जो जन जन तक कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई, ऐसी आपकी सरकार कहती है। क्या 10-10 घंटे बहस होना और इस मुद्दे को, और फिर इसको चेतना के तौर पे हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इस फैसले को आप कितना सही समझते हैं? देखिए, ये जो राष्ट्रभक्ति है, हम्म, ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के अंदर कोट कोट करके भरी हुई, और वो राष्ट्रभक्ति का ही परिणाम है जो वंदे मातरम है। और ये पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति की एक जो जोश और उत्साह का एक ये बड़ा स्लोगन हमारा वंदे मातरम है। वंदे मातरम के प्रति अगर देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता हमारी पार्टी है, चाहे वो विपक्षी है, वो सबके लिए समान है। राष्ट्र एक है, हमारा राष्ट्र के लिए समानता है। तो इस पर जिस प्रकार का रवैया श्री राहुल गांधी जी ने अपनाया है कि इस बड़े मुद्दे पर आज लोकसभा के अंदर चर्चा हुई और वो चर्चा से गायब रहे, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी में राष्ट्रभक्ति की कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और जो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जो उनके परिवार के अंदर इस कमी को पहले से महसूस किया गया, वो आज फिर इन्होंने दर्शाई है। लेकिन उनका तो कहना है कि मुद्दा जरूरी है, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। कल इससे ज़्यादा जरूरी इस समय जो इंडिगो क्राइसिस चल रहा है, बेरोजगारी है, और सारे कई सारे मुद्दे उन्होंने गिना रहे हैं कि उनके ऊपर अगर 10-10 घंटे की अगर चर्चा हो तो और बेटर है। देखिए, मुद्दे हम सब चीज़ों से समझौता कर लेते हैं जी, लेकिन हम राष्ट्रभक्ति के प्रति कभी समझौता नहीं। नहीं करना भी नहीं चाहिए। देश के हर नागरिक की राष्ट्र है जिम्मेदारी तो हम हैं हाँ, तो
तो समाज राष्ट्र में अगर वो इंडिगो का सवाल खड़ा कर उस मुद्दे को तोल रहे हैं, तो वो उनका निश्चित रूप से मैं दिवालियापन समझता नहीं, घटना तो है, बड़ी घटना है इंडिगो की, हूँ। इंडिगो उसको की घटना आप है तो घटना हो गई इंडिगो की, तो कम से कम वो अगर मान लो हवाई जहाज से नहीं जा रहे तो ट्रेन से चले जाएंगे, ट्रेन से नहीं जा रहे तो कार से चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ये सब अब जब चीजें उन्होंने टिकट ले लिया, पैसे हाँ, वहां फंसे पड़े पैसे हैं। उनके वापस करेगी, सरकार ने ये संकल्प लिया है, सरकार उनका एक एक पैसा वापस देगी। लेकिन आप राष्ट्रभक्ति से आप इंडिगो को जोड़ रहे हो, आप मुद्दों से भटकाना चाहते हो। राहुल गांधी जी, ये कभी नहीं चलेगा। राष्ट्रभक्ति के मुद्दों पर कोई भी मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रभक्ति है, उसके नीचे सारे मुद्दे हैं, तो आप उससे बचकर नहीं जा सकते। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ में अन्याय करा? निश्चित रूप से, कैसे? बिल्कुल आपको उस हिस्सा लेना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है, चर्चा से आप गायब हो गए। आपने बहाना बना दिया कि मैं जाकर के, उन्होंने क्या अपनी गाड़ी से उन जो इंडिगो में जिनको छूट गए हैं, जिनकी रद्द हो गई फ्लाइटें, क्या वो अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने गए थे क्या? उनको सोचना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए था। नहीं, वो कह रहे हैं ना, ये तो सरकार का काम है। जब भाई कोई विदेश में जब कोई क्राइसिस आता है तो हमारे यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता है, बड़े बड़े जहाज जाते हैं। तो अगर सरकार चाहती, जितने भी परेशान थे, किसी की माँ दिवंगत हो गई थी, कोई मरीज था, कोई किसी परेशानी में जा रहा था, तो उनको ढोक के कहीं भी छोड़ा जा सकता था उनके गंतव्य तक, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिगो ही केवल सबको लेकर जा रही है, और फ्लाइट और भी तो फ्लाइंग कर रही है सारी। आपकी आकाशा कर रही है, आपकी टाटा वाली कर रही है, और तमाम कर रही है सब। इंडिगो वाले पर कार्रवाई करेगी सरकार, और एक एक पैसा हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा पूरा सिस्टम उसके पीछे लगा हुआ है, और उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है मिनिस्टरों में, वे अपना काम देख रहे हैं। उसका एक एक व्यक्ति का किराया वापस होगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसका किराया वापस ना हो, निश्चित रूप से। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति हमारे लिए सर्वोपरि। एक अभी बीच में आपने कहा बाहरी सभ्यता का आपने जिक्र करा था। अभी नया साल आने वाला है, अंग्रेजी नया साल। उस पे भारतीय जनता पार्टी और संघ ने हमेशा ऐतराज़ करा है कि ये हमारा साल नहीं है नया। हमारा साल तो चैत के बाद होता है, जब होली का त्यौहार मन जाता है उसके बाद होता है। अब इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग कितने पैसे खर्च करते हैं। गोवा का मामला आपने देखा है, नाइट क्लब में कितने लोग हताहत हो गए हैं। तो इस पे भी कई बार आपका अभियान चला है कि भैया इस त्यौहार को मत मनाओ। क्या देखिए लगता है ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे याद में, कभी भी हमारे नेतृत्व ने इसका कभी विरोध नहीं किया। और ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुरूप हमारे यहाँ एक चलता है। लेकिन हाँ, हमने एक ज़रूर बात कही है कि जो हमारा, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है, जो हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, हम निश्चित रूप से उसमें मनाने के लिए ज़रूर जोर देते हैं। लेकिन हमने किसी भी युवक को, युवतियों को, या किसी भी देश के नागरिक को हमने कभी ये नहीं कहा कि आप 1 जनवरी को नया वर्ष ना मनाएं। आपकी स्वेच्छा है, लेकिन हम जागरूकता करते हैं। जब चैत में, जब हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर जिस प्रकार की वो हमारी प्रारंभ होता है, तो उस पक्ष में हम हमेशा रहे हैं, और अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे, और जागरूकता करते रहेंगे। तो वो नया वर्ष हम उसको मनाते हैं, उसको मनाते रहेंगे। सुनील जी, केंद्र में बदलाव की बात कही जाती है। योगी जी का नाम बड़ा प्रमुखता से आगे बढ़ता है। मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ, ये मांग उठाई जाती है या वास्तव में उठ रही है वाली मांग? देखिए, अ, या दोनों सही हैं अपने जगह, बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, बदलाव की ज़रूरत नहीं है? उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस बात से संतुष्ट है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे कोई विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सारे वर्गों में, चारों तरफा, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी प्रशंसा है। हर काम की प्रशंसा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रशंसा है। हाँ, जहाँ एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह होता है कि लेकिन डिमांड तो उठ रही है। हाँ, जो ये जो आप कह रहे हो ना प्रश्न भाई, चिन्ह लॉ लगता एंड है ऑर्डर कि की है। अधिकारियों पर अंकुश नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें वो लगातार ट्वीट करते हैं, और बोलते भी हैं वो कि भाई आप सब जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाओ, आप सारी चीज़ें ठीक करो। तो ऐसा नहीं है कि उन पे कहीं भी उंगली रखने की कोई जगह नहीं।
नहीं, ये इस बात से आप सहमत हैं कि प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हुई है? नहीं, बेलगाम नहीं कह सकते उसको। जनप्रतिनिधियों की शिकायतें लगातार ये आती हैं कि हमारे फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, हमारे फ़ोन का उत्तर नहीं आ रहा है। तो उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार उस पर कसते रहते हैं और ये परंपरा चलती रही है, हमेशा रहेगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कार्यशैली आज उत्तर प्रदेश की जनता उनको सकारात्मक दृष्टि से देखती है और वो बहुत अच्छा काम भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला जी, जिन्होंने बेबाकी से कई मुद्दों पे उन्होंने बात करी। मोदी जी, योगी जी दोनों पे उन्होंने खुल के अपने विचार प्रकट करे और 27 का विजन क्या है, इनका मुकाबला किनके साथ में, उन पे भी पूरा इन्होंने अपना ब्लू प्रिंट हमारे सामने रखा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।